Friends, welcome back to the lecture series of judicial examination. Today we are going to discuss section 196 to section 199 of Criminal Procedure Code 1973. We will discuss all the concept and scenario of these particular sections, as well as we will discuss the question asked by the examiner on these sections and the question which may be asked by the examiner. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 196 से लेकर सेक्शन 199 सीआरपीसी का. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. Second part of power of court to take cognizance, section 196 to 199. Section 196 deals with prosecution for offense against the state and for criminal conspiracy to commit such offense. No court shall take cognizance of. अब कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है, कब तक नहीं ले सकता और कौन से ऑफेंस का नहीं ले सकता है हम डिस्कस करेंगे. नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर चैप्टर 6 और अंडर सेक्शन 153A, सेक्शन 295A और सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 505 ऑफ इंडियन पिनल कोड. तो सेक्शन 153A में अगर कोई ऑफेंस होता है कि जहां पर किसी पर्सन के रिलीजियस बिलीफ को दुखाया जाता है ना, ऑफेंसेस अगेंस्ट रिलीजन है, इस तरीके का अगर ऑफेंस होता है इंडियन पिनल कोड में, या अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू कमिट सच ऑफेंस, या वो ऑफेंस को करने की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होती है, और एनी सच अबेटमेंट एज इज डिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 108A ऑफ इंडियन पिनल कोड, ऐसा अबेटमेंट जो सेक्शन 108A ऑफ इंडियन पिनल कोड में बताया हुआ है, अगर अबेटमेंट होता है तो इसके कोई भी कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है. कब तक नहीं लेगा? एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. तो ऑफेंसेस अगेंस्ट रिलीजन रहने दो, या पब्लिक पीस जो डिस्टर्ब करने वाले ऑफेंस है, ऐसे ऑफेंस का कोई भी कोर्ट, या ऐसे ऑफेंस की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का या अबेटमेंट का कोई भी कोर्ट डायरेक्टली कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है. कब तक कॉग्निजेंस नहीं लेगा? जब तक अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की प्रायर कंसेंट नहीं होती, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट सैंक्शन नहीं देता, तब तक कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है इन ऑफेंसेस का. 1A, no court shall take cognizance of any offense punishable under section 153B or subsection 2 or subsection 3 of section 505 of Indian Penal Code, a criminal conspiracy to commit such offense, except with the previous sanction of central government or the state government or of the district magistrate. So section 153B और उसका subsection 2 और subsection 3 सेक्शन 153B या 505 सेक्शन जो है उसका सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3, अगर इनका ऑफेंस होता है, इन सेक्शन में अगर कोई पनिशेबल ऑफेंस है या इनकी ही क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होती है, तो कोई भी कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकता. कब तक कॉग्निजेंस नहीं ले सकता? जब तक के सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन ना दे दे, सैंक्शन ना दे दे, जब तक स्टेट गवर्नमेंट सैंक्शन ना दे दे, या जब तक के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कलेक्टर सैंक्शन ना दे दे. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सैंक्शन देता है या स्टेट गवर्नमेंट सैंक्शन देता है या कलेक्टर देता है, तब जाकर कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकता है, अदरवाइज नॉट. No court shall take cognizance of the offense of any criminal conspiracy punishable under section 120B of Indian Penal Code or other than a criminal conspiracy to commit an offense punishable with death, imprisonment for life or rigorous imprisonment for a term of 2 years or upwards, unless the state government or the district magistrate has consented in writing to the initiation of proceeding. तो अगर criminal conspiracy अगर कोई होती है जो punishable है सेक्शन 120B में, ऐसे ऑफेंस की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जिसमें डेथ पेनल्टी नहीं है, जिसमें लाइफ इंप्रिजनमेंट नहीं है, जिसमें रिगरस इंप्रिजनमेंट 2 साल से ज्यादा नहीं है, यानी 2 साल से नीचे अगर कोई पनिशेबल ऑफेंस है, तो ऐसे ऑफेंस की अगर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होती है और जो पनिशेबल है सेक्शन 120B में इंडियन पिनल कोड की, तो ऐसे केस का, ऐसे ऑफेंस का कोई भी कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है जब तक के स्टेट गवर्नमेंट या कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उसकी कंसेंट राइटिंग में ना दे दे प्रोसीडिंग इनिशिएट करने की, तब तक कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है. प्रोवाइडेड दैट वेयर द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इज वन टू विच द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 195 अप्लाई, नो सच कंसेंट शैल बी नेसेसरी. तो अगर 195 जो हमने पिछले पार्ट में सेक्शन डिस्कस किए थे
अगर उसके प्रोविजन कोई ऑफेंस को क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को अप्लाई है तो उस सिचुएशन में कोई भी कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है। हमने सेक्शन 195 में कौन से ऑफेंस की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को डिस्कस किया है। तो अगर सेक्शन 195 में अगर कोई ऑफेंस लाए होता है तो उस सिचुएशन में किसी भी तरीके की कोई कंसेंट जरूरी नहीं है। नाउ सबसेक्शन 3, द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट में बिफोर अकॉर्डिंग सेक्शन अंडर subsection 1 or subsection 1A and the district magistrate may before according sanction under subsection 1A and the state government or the district magistrate may before giving consent under subsection 2 order a preliminary investigation by a police officer not being below the rank of inspector, in which case such police officer shall have the powers referred to in subsection 3 of section 155। तो समझ रहे हो कि जो भी कोर्ट की फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट रहो या स्टेट गवर्नमेंट रहो या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो सैंक्शन देने का है, फॉर एग्जांपल कॉग्निजेंस लेने के लिए उनकी परमिशन जरूरी है। तो अब जब परमिशन देने का है सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को, तो वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकते हैं कि किसी पुलिस ऑफिसर को जिसकी रैंक इंस्पेक्टर से नीचे नहीं होना चाहिए। उसको कहेंगे कि पहले इस मैटर में इन्वेस्टिगेशन करो कि सच में ऐसा कुछ हुआ है क्या, उसके बाद ये सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट सैंक्शन देंगे, अदरवाइज नॉट। तो ऐसा प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर भी दे सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। अब प्रोबेबल क्वेश्चन है सेक्शन 196 पे, which of the following authority is empowered to give consent for initiation of proceeding under section 120B of IPC punishable with death, life or rigorous imprisonment of 2 or more? State government, district magistrate, both of the above, none of the above। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। सो बोथ ऑफ द अबव इज अ करेक्ट आंसर। Now section 197, prosecution of judges and public servants। So when any person who is or who was a judge or magistrate or a public servant not removable from his office save by or with the sanction of the government is accused of any offense alleged to have been committed by him while acting or purporting to act in the discharge of his official duty, no court shall take cognizance of such offense except with the previous sanction save as otherwise provided in the Lokpal and Lok Ayukt Act 2013। So whenever any judge or magistrate while doing his official duty, if he has committed any offense while discharging his official duty, any public servant, any judge has committed any offense, then no court shall take cognizance of such offense except with the previous sanction save as otherwise provided in the Lokpal and Lok Ayukt Act 2013। तो जब कभी भी कोई मैजिस्ट्रेट या जज या कोई पब्लिक सर्वेंट उसके ऑफिशियल ड्यूटी डिस्चार्ज करते वक्त अगर कोई ऑफेंस करता होगा तो ऐसे ऑफेंस का कोई भी कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है। कब तक कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा, जब तक के वो लोकपाल और लोक आयुक्त एक्ट 2013 में जो कंसेंट बताए वाली है वो जब तक प्रीवियस सैंक्शन ना मिल जाए तब तक कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है। सो सब क्लॉज 1A deals with in the case of a person who is employed or as the case may be was at the time of commission of the alleged offense employed in connection with the affairs of the union of the central government, and in the case of a person who is employed or as the case may be was at the time of commission of the alleged offense employed in connection with the affairs of the state or state government। तो यहाँ पर ये बात हो रही है कि जो पर्सन जिसने ऑफेंस किया है, ऐसा अलेज किया जा रहा है, अगर वो कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, अफेयर्स ऑफ यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसका काम किससे रिलेटेड है, सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन से रिलेटेड है। सब क्लॉज ए में ये बताया वाला है। या दूसरा पर्सन जो कि पब्लिक सर्वेंट है और वो किससे डील करता है, किससे रिलेटेड काम कर रहा है, वो अफेयर्स ऑफ स्टेट और स्टेट गवर्नमेंट से। अगर ऐसे पर्सन पे ऑफेंस किया है, ऐसे कोई चार्जेस है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, provided that where the alleged offense was committed by a person referred to in clause B during the period while a proclamation issued under clause 1 of article 356 of the constitution was in force in a state, clause B will apply as if for the expression state government occurring therein the expression central government were substituted। अगर for example article 356 सब clause 1 का अगर कोई ऑर्डर या प्रोक्लेमेशन इशू किया हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट ने,
अब इट में बी रिलेटिंग टू इमरजेंसी, तो अगर इमरजेंसी का कोई प्रोविजन अगर प्रोक्लेमेशन अगर इशू किया हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो उस सिचुएशन में भले ही स्टेट गवर्नमेंट के अफेयर से रिलेटेड हो तो वहां पर सब्स्टिट्यूट क्या हो जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। समझ रहे, स्टेट गवर्नमेंट के अफेयर से रिलेटेड काम कर रहा है लेकिन वहां पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 356 सब क्लॉज 1 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोक्लेमेशन इशू किया है इमरजेंसी का। एक्सप्लेनेशन इज देयर, for the removal of the doubt, it is hereby declared that no sanction shall be required in case of a public servant accused of any offence alleged to have been committed under section 166A, 166B, 354, 354A, 354B, 354C, 354D, 370, 375, 376, 376A to D ऑफ इंडियन पिनल कोड। तो डाउट रिमूवल करने के लिए अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है, उसकी ऑफिशियल ड्यूटी डिस्चार्ज करते वक्त अगर इन सेक्शंस का वुमन के अगेंस्ट में कोई ऑफेंस करता है तो कोई प्रीवियस सैंक्शन जरूरी नहीं है, डायरेक्ट कोर्ट ऐसे ऑफेंस का कॉग्निजेंस ले सकता है। तो वुमन के अगेंस्ट में अगर कोई ऑफेंस करेगा पब्लिक सर्वेंट, भले ही ऑफिशियल ड्यूटी डिस्चार्ज करते वक्त करने दो, देयर इज नो सैंक्शन नीडेड, कोई भी सैंक्शन जरूरी नहीं है, कोर्ट डायरेक्टली कॉग्निजेंस ले सकता है। Now, section 197, subclause 2. No court shall take cognizance of any offence alleged to have been committed by any member of the armed force of the Union while acting or purporting to act in the discharge of his official duty except the previous sanction of the central government. तो ऐसा पर्सन जो ऑफिशियल ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहा है, उसकी ऑफिशियल ड्यूटी करते वक्त ऐसा पर्सन कि जो कि आर्म फोर्स का मेंबर है, यूनियन के सेंट्रल गवर्नमेंट के आर्म फोर्स का पर्सन मेंबर है और उसकी ऑफिशियल ड्यूटी करते वक्त अगर कोई ऑफेंस करता है तो जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट सैंक्शन ना दे दे, जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट कंसेंट ना दे दे, तब तक कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है। सब क्लॉज 3, द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन डायरेक्ट दैट द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2 शैल अप्लाई टू सच क्लास और कैटेगरी ऑफ द मेंबर ऑफ आर्म फोर्स चार्ज विद द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एज मे बी स्पेसिफाइड देयरइन wherever they may be serving, and thereupon the provision of subsection will apply as if for the expression central government occurring therein the expression state government were substituted. तो अगर state government अगर the state government may by notification direct that the provision of subsection 2 shall apply to such class or category of the member of armed force charged with the maintenance of public order as specified therein wherever they may by serving, and thereupon the provision of subsection will apply as it for the expression central government occurring therein the expression state government were substituted. तो अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई स्टेट गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के जरिए अगर उस मेंबर से रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन निकलता है तो उस सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट के जगह स्टेट गवर्नमेंट का वर्ड सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। सबसेक्शन 3A, notwithstanding anything contained in subsection 3, no court shall take cognizance of any offence alleged to have been committed by a member of armed force charged with the maintenance of public order in the state while acting or purporting to act in the discharge of his official duty during the period while a proclamation issued under clause 1 of article 356 of constitution was in force therein except with the previous sanction of the सेंट्रल गवर्नमेंट। भले ही स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर के चलते कोई आर्म फोर्स के मेंबर कोई काम कर रहे हैं और वो काम करते वक्त अगर कोई ऑफेंस करते हैं और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर है, प्रोक्लेमेशन है अंडर आर्टिकल 356 सब क्लॉज 1, मतलब इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करता है कोई स्टेट में और वहां पर आर्म फोर्स भले ही स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रही है लेकिन वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लगेगी, सैंक्शन लगेगी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर रहेगा। तो जब कभी भी अगर भले ही स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर के अंदर अगर आर्म फोर्स के मेंबर काम कर रहे हैं ऐसे स्टेट में कि जहां पर इमरजेंसी लागू हुई है प्रोक्लेमेशन के जरिए, तो उस सिचुएशन में स्टेट गवर्नमेंट की सैंक्शन जरूरी नहीं रहेगी बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट की सैंक्शन जरूरी रहेगी उन आर्म फोर्स के मेंबर के अगेंस्ट में अगर ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेना है कोर्ट को। तो 3B, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग
to the contrary contained in this code or any other law, it is hereby declared that any sanction according to state government or any cognizance taken by a court upon such sanction during the period commencing on the 20th day of August 1991 and ending with the date immediately proceeding to the date on which the Code of Criminal Procedure Amendment Act 1991 receives the assent of the President with respect to an offence alleged to have been committed during the period while a proclamation issued under clause 1 of section 356 of Constitution was in force in the state shall be invalid and it shall be competent for the central government in such matter to accord sanction and for the court to take cognizance thereon. तो यहाँ पर जो बात हो रही है कि अगर कोई स्टेट में प्रोक्लेमेशन जारी है इमरजेंसी का, उस सिचुएशन में जो डेट है 20 डे ऑफ अगस्त 1991 और जो क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 1991, इस दोनों के बीच का जो पीरियड है, उस पीरियड में का क्या होगा, तो उस पीरियड में भी अगर कोई ऑफेंस होता है तब भी कोर्ट कब तक कॉग्निजेंस नहीं लेगा, जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी सैंक्शन ना दे दे तब तक. सबसेक्शन 4 197, the central government or the state government, as the case may be, may determine the person by whom, the manner in which, and the offence or offences for which the prosecution of such judge, magistrate or public servant is to be conducted and may specify the court before which the trial is to be held. So the central government or the state government, as the case may be, may determine the person by whom, the manner in which, and the offence or offences for which the prosecution of such judge, magistrate or public servant is to be conducted and may specify the court before which the trial is to be held. तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट क्या करेंगे कि ये भी डिटरमाइन कर सकते हैं वो कि कौन किसके जरिए, पर्सन बाय हुम, द मैनर इन विच, एंड द ऑफेंस और offenses for which the prosecution of such judge, magistrate और public servant is to be conducted, कि किस तरीके से उस मैजिस्ट्रेट के उस जज के या पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट में केस चलेगा और कौन से कोर्ट के सामने चलेगा, ये कौन डिटरमाइन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगा. तो प्रोबेबल क्वेश्चन है. Section 197 of CRPC affords protection to private individual, employees of public sector undertakings, public servants, all of the above. तो अगर हम देखें तो यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट है ना, जज, मैजिस्ट्रेट और पब्लिक सर्वेंट. तो पब्लिक सर्वेंट इज द करेक्ट आंसर. नाउ सेक्शन 198, प्रोसिक्यूशन फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज. So no court shall take cognizance of an offense punishable under chapter 20 of Indian Penal Code except upon a complaint made by some person aggrieved by the offense. Chapter 20 offenses against marriage. तो offenses against marriage जो है, तो offenses against marriage का cognizance कोर्ट कब लेगा, तब लेगा कोर्ट जब तक aggrieved पार्टी कंप्लेंट ना कर दे. फॉर एग्जाम्पल offenses against marriage है, तो जो aggrieved पार्टी है, जिसको नुकसान होने वाला है ऑफेंस का, जो विक्टिम है, वो अगर कंप्लेंट करता है तभी कोर्ट कॉग्निजेंस लेगा, अदरवाइज नॉट. अब बाइगमी का ऑफेंस है फॉर एग्जांपल, तो बाइगमी का ऑफेंस अगर फॉर एग्रीव्ड कौन है, बाइगमी के ऑफेंस में वाइफ है, क्योंकि हस्बैंड ने दूसरी मैरिज कर दी है, तो वाइफ एग्रीव्ड पार्टी है. जब तक वाइफ कंप्लेंट ना करे तब तक कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा. द कोर्ट इज नॉट इंटाइटल्ड टू टेक द कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस. एग्रीव्ड पार्टी जब तक कंप्लेन नहीं करेगी, प्रोवाइडेड दैट वेयर सच पर्सन इज अंडर द एज ऑफ 18 years और इज इडियट और lunatic और इज ऑफ अ सिकनेस और infirmity unable to make a complaint or is a woman who according to the local custom and manner ought not to be compelled to appear in a public, some other person may with the leave of the court make a complaint on his or her behalf. फॉर एग्जाम्पल जो एग्रीव्ड पार्टी है, अगर वो 18 साल से उसकी एज नीचे है, या वो इडियट है, पागल है, या ऐसी कोई फिजिकल एबनॉर्मेलिटी, ऐसा बीमार है कि वो कंप्लेंट नहीं कर सकता है, या तो ऐसी वुमन है कि जो कस्टम उसका ऐसा है कि वो पब्लिक में अपीयर नहीं हो सकती है, बाहर नहीं निकल सकती है, फॉर एग्जांपल पर्दा नशी वुमन है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि कोर्ट के परमिशन से कोई दूसरा पर्सन उनके बिहाफ से, उनके तरफ से कंप्लेन कर सकता है. बट इस सिचुएशन में अगर 18 साल से नीचे अगर एग्रीव्ड पार्टी की एज है, या वो पागल है, या फिजिकल एबनॉर्मेलिटी है, या ऐसी वुमन है कि जो लोकल कस्टम के चलते पब्लिक में अपीयर नहीं हो सकती है, तो उस सिचुएशन में कोई भी पर्सन उन पर्सन के तरफ से, एग्रीव्ड पार्टी के तरफ से विद द परमिशन ऑफ कोर्ट, लीव ऑफ कोर्ट कंप्लेन कर सकता है. सब क्लॉज बी, where such person is the husband or he is serving in any of the armed force of the union under condition which are certified by his commanding officer
as precluding him from obtaining leave of absence to enable him to make a complaint in person, some other person authorized by the husband in accordance with the provision of subsection 4 may make a complaint on his behalf. अगर फॉर एग्जाम्पल वेयर सच पर्सन इज अ हस्बैंड, अगर एग्रीव्ड पार्टी अगर हस्बैंड है और वो हस्बैंड कहां पर नौकरी करता है, सर्विंग इन एनी ऑफ द आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन, यूनियन में आर्म फोर्स में वो जॉब करता है और कुछ कंडीशन ऐसी है कि वो खुद अपीयर नहीं हो सकता है, समझ रहे हो कि उसका जो कमांडिंग ऑफिसर है उसको प्रिक्लूड कर रहा है, उसको लीव नहीं मिल रही है, तो उसके अब्सेंस है, तो उसके उस सिचुएशन में क्या हो सकता है, सम अदर पर्सन अथॉराइज्ड बाय द हस्बैंड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 4 मे मेक अ कंप्लेंट ऑन हिज बिहाफ। तो कोई पर्सन जिसको वो हस्बैंड अथॉराइज्ड करे तो उसके बिहाफ से वो भी कंप्लेंट फाइल कर सकता है। अगर एग्रीव्ड पार्टी हस्बैंड है जो कि आर्म फोर्स में जॉब करता है और अगर उसको छुट्टी नहीं मिल रही है तो उसके अब्सेंस में वो जिसको अथॉरिटी दे वो पर्सन हस्बैंड के बिहाफ कंप्लेंट कर सकता है। वेयर द पर्सन एग्रीव्ड बाय एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 494 और 495 ऑफ इंडियन पिनल कोड इज द वाइफ, complaint may be made on her behalf by her father, mother, brother, sister, son or daughter, or by her father's or mother's brother or sister, or with the leave of the court by any other person related to her blood or marriage or adoption. For example, अगर बाइगमी का ऑफेंस होता है और अगर जो एग्रीव्ड पार्टी अगर वाइफ है, समझ रहे हो, तो उस सिचुएशन में कंप्लेंट कौन कर सकता है, वाइफ तो कर सकती है बिकॉज शी इज एग्रीव्ड पार्टी, बट उसके बिहाफ से उसके तरफ से उस वाइफ का फादर, वाइफ की मदर, वाइफ का ब्रदर, वाइफ की सिस्टर, वाइफ का सन, वाइफ की डॉटर, या तो वाइफ के फादर्स और फादर या मदर का ब्रदर और सिस्टर, समझ रहे हो, वाइफ का मामा, मौसी और चाचा और बुआ, ये भी कर सकते हैं, समझ रहे हो। तो ये भी उसके तरफ से या उसका कोई ब्लड रिलेटिव जो कि या ऐसा रिलेटिव कि जो मैरिज से रिलेटिव हुआ है या बाय अडॉप्शन, ये सब उस वाइफ के तरफ से कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, समझ रहे हो ना। For the purpose of subsection 1, no person other than the husband of the woman shall be deemed to be aggrieved by an offense punishable under section 497 and section 498 of said code. तो हस्बैंड के अलावा दूसरा कोई भी पर्सन एग्रीव्ड पार्टी नहीं समझा जाएगा। कौन से ऑफेंस के लिए? ऐसे ऑफेंस के लिए जिसके लिए पनिशमेंट 497 और 498 में। अडल्ट्री का ऑफेंस रहने दो, अडल्ट्री का ऑफेंस है तो वहां पर एग्रीव्ड पार्टी कौन रहेगा? हस्बैंड ही एग्रीव्ड पार्टी रहेगा, ऐसा मेंशन किया हुआ है सबसेक्शन 2 में। नाउ सबसेक्शन प्रोवाइडेड दैट in the absence of the husband, some person who had care of the woman on his behalf at the time when such offense was committed may with the leave of the court make a complaint on his behalf. अगर हस्बैंड नहीं है तो ऐसा पर्सन जो वुमन का केयर ले रहा था, उसका लुक आफ्टर कर रहा था वुमन का, तो हस्बैंड के बिहाफ से वो लुक आफ्टर कर रहा था, तो वो पर्सन जो लुक आफ्टर कर रहा है वो भी कंप्लेंट कर सकता है उसके बिहाफ से, हस्बैंड के बिहाफ से। When in any case falling under clause A of the proviso to subsection 1, the complaint is sought to be made on behalf of a person under the age of 18 years or of a lunatic by a person who has not been appointed or declared by a competent authority to be the guardian of a person of the minor or lunatic, and the court is satisfied that there is a guardian so appointed or declared, the court shall before granting the application for leave cause notice to be given to such guardian and give him a reasonable opportunity of being heard. तो कभी भी क्या होगा कि अगर फॉर एग्जाम्पल सिचुएशन ऐसी है कि अगर कोई केस है जो क्लॉज ए ऑफ प्रोविजो ऑफ सबसेक्शन 1 में पड़ता है, द कंप्लेंट इज सॉट टू बी मेड ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स या लुनाटिक है, and by a person who has not been appointed or declared by a competent authority to be a guardian of the person or minor और लुनाटिक। तो अगर कोई कंप्लेंट ऐसा पर्सन करता है, किसके बिहाफ से? ऐसा पर्सन जिसकी एज 18 साल से नीचे है या पागल है, और वो पर्सन कर रहा है जो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने ना उसको तो गार्डियन डिक्लेयर किया है ना तो उसको माइनर के गार्डियन अपॉइंट किया है, एंड द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट देयर इज अ गार्डियन सो अपॉइंटेड और डिक्लेयर, द कोर्ट शैल बीइंग before granting the application for leave cause notice to be given to such guardian and give him a reasonable opportunity of being heard. तो अगर कोर्ट को लगता है कि गार्डियन अपॉइंट किया हुआ है तो उस सिचुएशन में कोर्ट उस पर्सन को, उस गार्डियन को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा
उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने के पहले, उस जो कॉग्निजेंस लेने के पहले गार्डियन को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा, उसको सुनेगा, उसके बाद ही कोर्ट बिहाफ से उस पर्सन के, उस चाइल्ड की जिसकी एज 18 साल से नीचे है या लुनाटिक के बिहाफ से कॉग्निजेंस लेगा। अभी देखो सब क्लॉज 4 इज देयर, द ऑथराइजेशन रेफर टू इन क्लॉज बी of the proviso to subsection 1 shall be in writing, shall be signed or otherwise attested by the husband, shall contain a statement to the effect that he has been informed of the allegation upon which the complaint is to be founded, shall be countersigned by his commanding officer, and shall be accompanied by a certificate signed by that officer to the effect that leave of absence for the purpose of making a complaint in person cannot for the time being टू बी ग्रांटेड टू द हस्बैंड। जो जब कभी भी अगर कोई हस्बैंड है कि जो कि आर्म फोर्स में जॉब कर रहा है और उसके बिहाफ से कोई पर्सन को वो अथॉरिटी दे रहा है कंप्लेंट करने की, तो वो अथॉरिटी राइटिंग में होना चाहिए और वो अथॉरिटी पे काउंटर साइन उस हस्बैंड के जो ऑफिसर है, आर्म फोर्स का जो ऑफिसर, कमांडिंग ऑफिसर है, उसका काउंटर सिग्नेचर होना जरूरी है। अगर ऐसा अथॉरिटी लेटर है तभी कोर्ट जाकर कॉग्निजेंस लेगा हस्बैंड के तरफ से किसी और पर्सन के रिलेटेड। Now, subclause 5. Any document purporting to be such an authorization and complying with the provision of subsection 4 and any document purporting to be a certificate required by that subsection shall, unless the contrary is proved, be presumed to be genuine and shall be received in evidence. तो जो subsection 4 में जो authority letter है husband का और जो countersigned है commanding officer का, तो वो सर्टिफिकेट जेन्यून है और एज ए एविडेंस रिसीव किया जाएगा, ऐसा ट्रीट होगा सबक्लॉज 5 में। Subclause 6 is there. No court shall take cognizance of an offence under section 376 of Indian Penal Code where such offence consists of sexual intercourse by a man with his own wife, the wife being under 18 years of age, if more than 1 year has elapsed from the date of commission of offence. तो अगर 376 का जो ऑफेंस है, ऑफेंस ऑफ रेप का, कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा। कब नहीं लेगा? कि अगर जो सेक्सुअल इंटरकोर्स किसने किया, मैन ने किया उसके वाइफ के साथ, तो वाइफ के साथ अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है कोई पर्सन तो कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा एज अ रेप ऑफेंस। और द वाइफ बीइंग अंडर 18 इयर्स ऑफ एज, और वाइफ की 18 साल से नीचे एज है, इफ मोर देन 1 ईयर हैज इलैप्स्ड फ्रॉम द डेट ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस, और ऑफेंस जब हुआ उस ऑफेंस होके 1 साल से ज्यादा अगर गुजर गया तो उस सिचुएशन में कोर्ट सेक्शन 376 में कॉग्निजेंस नहीं लेगा। समझ रहे हो? 3 इंग्रेडिएंट है ये सब क्लॉज 6 के, कि अगर जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है पर्सन ने उसके वाइफ के साथ किया, वाइफ की एज 18 साल से कम है, और जो ऑफेंस हुआ, ऑफेंस जिस दिन हुआ, सेक्सुअल इंटरकोर्स जिस दिन हुआ उससे 1 साल के बाद कंप्लेंट की जा रही है, तो कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा। Subsection 7. The provision of this section apply to the abatement of or attempt to commit an offense as they apply to the offense. तो जो ऑफेंस के लिए अप्लाई हो रहे तो उसके अबेटमेंट के लिए भी यही प्रोविजन अप्लाई होंगे और अटेम्प्ट के लिए भी यही प्रोविजन अप्लाई होंगे। प्रोबेबल क्वेश्चन है। एज पर सेक्शन 198 ऑफ सीआरपीसी, नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 376 ऑफ इंडियन पिनल कोड इफ offense consists of sexual intercourse by a man with his own wife, wife being under 18 years of age, if more than 1 year elapsed from the date of commission of offense, all of the above. अगर हम देखें तो यहाँ पर तीनों ग्राउंड से all of the above is the correct answer. Now section 198A, prosecution of offense under section 498A of Indian Penal Code. So no court shall take cognizance of an offense punishable under section 498 of IPC except upon a police report of facts which constitute such offense or upon a complaint made by the person aggrieved by the offense or by her father, mother, brother, sister, or by her father's or mother's brother or sister, or with the leave of the court by any other person related to her by blood, marriage or adoption. तो सेक्शन 498A क्रूअल्टी का कोर्ट कॉग्निजेंस कब लेगा? कोर्ट कॉग्निजेंस तभी लेगा कि अगर वो फॉर एग्जांपल पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस रिपोर्ट, चार्जशीट फाइल हुई, कोर्ट कॉग्निजेंस लेगा, या कंप्लेंट पे भी कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकता है। अब कंप्लेंट किसने किया तो कोर्ट कॉग्निजेंस लेगा 498 का? अगर एग्रीव्ड पार्टी, तो यहां पर एग्रीव्ड पार्टी वाइफ है, तो अगर वाइफ ने कंप्लेंट किया कोर्ट कॉग्निजेंस लेगा। वाइफ का अगर फॉर एग्जांपल वाइफ का फादर है,
उसने कंप्लेंट किया, कोर्ट कॉग्निजेंस लेगा। वाइफ का मदर है, ब्रदर है, सिस्टर है, इन्होंने कंप्लेंट किया तो कोर्ट कॉग्निजेंस लेगा। या वाइफ के जो फादर्स ब्रदर सिस्टर है या मदर्स ब्रदर सिस्टर है, यानी वाइफ की जो मौसी और मामा है या वाइफ का जो चाचा है और बुआ है, वो भी अगर कंप्लेंट करते हैं तब भी कोर्ट कॉग्निजेंस लेगा। और बाय एनी अदर पर्सन रिलेटेड टू हर बाय ब्लड, या कोई ब्लड रिलेटिव है वाइफ का, उसने अगर कंप्लेंट किया तब भी कोर्ट कॉग्निजेंस लेगा। या बाय ब्लड रहने दो या बाय मैरिज रिलेटिव रहने दो, उसने कंप्लेंट किया तब भी कोर्ट कॉग्निजेंस लेगा। या बाय अडॉप्शन रिलेटिव रहने दो। तो मतलब क्या है कि कोई ना कोई एक तो एग्रीव्ड पार्टी होना चाहिए कंप्लेंट, तभी कोर्ट कॉग्निजेंस लेगा, या उस वाइफ के रिलेटिव होना चाहिए। अब वो रिलेटिव बाय ब्लड भी हो सकता है, बाय मैरिज भी हो सकता है, बाय अडॉप्शन भी हो सकते हैं। तो इन सिचुएशन में कोर्ट कॉग्निजेंस लेगा। अगर कोई दूसरा अजनबी अगर कंप्लेंट करता है, फॉर एग्जांपल मेरे पड़ोस में एक वाइफ को उसका हस्बैंड बहुत मारता है, क्रूअल्टी का ऑफेंस है नो डाउट, लेकिन मैं जाकर कंप्लेंट नहीं कर सकता हूं, कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा मेरे कंप्लेंट पे। ना तो मैं उस लेडी का भाई हूं, ना तो मैं उसका फादर हूं, ना तो मैं उसका कोई ब्लड रिलेटिव हूं, ना तो मैं मैरिज से उससे रिलेटेड पढ़ता हूं, ना तो अडॉप्शन से, तो मैं कंप्लेंट नहीं कर सकता। तो ऐसा पर्सन जो उसका ब्लड रिलेटिव है या जो मैरिज से रिलेटेड है या अडॉप्शन से रिलेटेड है, ऐसा पर्सन कंप्लेंट करता है उसके बिहाफ से, तो कोर्ट कॉग्निजेंस लेगा, अदरवाइज नॉट। Now, section 198B, cognizance of offense. No court shall take cognizance of an offense punishable under section 376B of Indian Penal Code where the person are in a marital relationship except upon prima facie satisfaction of the facts which constitute the offense upon a complaint having been filed or made by the wife against the husband. So section 376B में जो पर्सन की मैरिटल रिलेशनशिप है, तो उस सिचुएशन में कोर्ट कब तक कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है उस ऑफेंस से रिलेटेड, एक्सेप्ट अपॉन प्राइमा फेसी सैटिस्फैक्शन ऑफ द फैक्ट व्हिच कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस अपॉन अ कंप्लेंट हैविंग बीन फाइल्ड और मेड बाय वाइफ अगेंस्ट द हस्बैंड। जब तक कोर्ट को ये ना लगे कि प्राइमा फेसी केस कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, और कंप्लेंट किसने किया है, वाइफ ने कंप्लेंट किया है हस्बैंड के अगेंस्ट में। अगर वाइफ हस्बैंड के अगेंस्ट में कंप्लेंट करती है और कोर्ट को लगता है कि प्राइमा फेसी केस है, तभी कोर्ट सेक्शन 376B में cognizance लेगा, otherwise not. Now section 199, prosecution for defamation. No court shall take cognizance of an offence punishable under chapter 21 of Indian Penal Code except upon a complaint made by some person aggrieved by the offence. तो defamation का केस है, तो फॉर एग्जाम्पल किसी ने मेरे अगेंस्ट में डिफॉर्मेटरी स्टेटमेंट पास किया, जब तक मैं ना कंप्लेंट करूं तब तक कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा। मेरे तरफ से कोई तीसरा पर्सन कंप्लेंट नहीं कर सकता है, कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा। एग्रीड पार्टी मैं हूं, मैं कॉग्निजेंस लूंगा। डिफॉर्मेशन मेरा हुआ है, मैं कॉग्निजेंस मैं कंप्लेंट किया तभी कोर्ट कॉग्निजेंस लेगा। प्रोवाइडेड दैट वेयर सच पर्सन इज अंडर 18 years of age, if that person is an idiot, lunatic, and if the person is physically incapable, and if the person is by a woman and by local or custom, she will not appear in the public. Some other person may with the leave of the court make a complaint on his or her behalf. तो उस सिचुएशन में अगर 18 साल से नीचे कोई पर्सन है, या कोई पागल है, या कोई ऐसा पर्सन है जो फिजिकली इनकैपेबल है, या ऐसी वुमन है जो सोसाइटी में अपीयर नहीं हो सकती है, तो उस सिचुएशन में कोई दूसरा पर्सन कोर्ट के परमिशन के साथ कंप्लेन कर सकता है और कोर्ट कॉग्निजेंस लेगा। सबसेक्शन 2, notwithstanding anything contained in this code where an offence falling under chapter 21 of Indian Penal Code is alleged to have been committed against a person who at the time of such commission is the President of India, Vice President of India, Governor of a state, Administrator of a Union Territory or Minister of the Union or of the state or of a Union Territory or any other public servant employed in connection with the affairs of the Union or of the state in respect of his conduct in the discharge of his official function, a court of session may take cognizance of such offence without the case being committed to it upon a complaint in writing made by a public prosecutor. तो अगर फॉर एग्जाम्पल कोई जो चैप्टर में जो बताया हुआ है, चैप्टर 21 में अगर कोई ऑफेंस होता है और ऑफेंस में एग्रीव्ड पार्टी कौन है, डिफॉर्मेटरी स्टेटमेंट किसके अगेंस्ट में हो रहा है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में हो रहा है, या वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में हो रहा है, या गवर्नर के अगेंस्ट में हो रहा है, या ऐसा पर्सन जो यूनियन और स्टेट के अफेयर से रिलेटेड कोई जॉब करता है, कोई पब्लिक सर्वेंट है जो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी डिस्चार्ज करते वक्त अगर कोई फॉर एग्जाम्पल उनके अगेंस्ट में अगर कोई होता है ऑफेंस, तो
उस सिचुएशन में क्या होगा? सो इज अलेज्ड टू हैव बीन कमिटेड अगेंस्ट अ पर्सन, इन पर्सन के अगेंस्ट में अगर कोई ऑफेंस होता है तो उस सिचुएशन में क्या होगा? A court of session may take cognizance of such offense without the case being committed to it upon a complaint in writing by the public prosecutor. तो कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्टली उस केस का कॉग्निजेंस ले सकता है, कमिटल प्रोसीडिंग की कोई जरूरत नहीं है। और किसने कंप्लेंट करना जरूरी है? यहां पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर कंप्लेंट करेगा इन पर्सन के बिहाफ से, और कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्टली कॉग्निजेंस ले सकता है उस ऑफेंस का। तो डिफेमेटरी स्टेटमेंट अगर फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के या वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के या गवर्नर के या ऐसा पब्लिक सर्वेंट जो अफेयर्स ऑफ यूनियन या अफेयर्स ऑफ स्टेट्स के फंक्शन को डिस्चार्ज कर रहा है, इनके अगेंस्ट में कोई ऑफेंस होता है, डिफेमेटरी स्टेटमेंट पास होता है, तो कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्टली कॉग्निजेंस ले सकता है। किसके कंप्लेंट पे? पब्लिक प्रोसिक्यूटर के कंप्लेंट पे। सबसेक्शन 3, every complaint referred to in subsection 2 shall set forth the facts which constitute the offence alleged, the nature of such offence, and such other particulars as are reasonably sufficient to give notice to the accused of the offence alleged to have been committed by him. तो जब कभी भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर कंप्लेंट करेगा सबसेक्शन 2 में, तो वो कंप्लेंट में सारे फैक्ट्स आना जरूरी है कि किस पर्सन ने किसके अगेंस्ट में कैसा स्टेटमेंट पास किया। सो इट विल बी कन्वीनियंट टू गिव नोटिस टू द अक्यूज्ड पर्सन, कि पूरे फैक्ट्स के साथ कंप्लेन करेगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की कंप्लेन से अक्यूज्ड को प्रॉपर नोटिस जाएगी कि कौन सा ऑफेंस उसने किया है। तो ये सब पर्टिकुलर्स आना जरूरी है पब्लिक प्रोसिक्यूटर के कंप्लेन में। सब क्लॉज 4, नो कंप्लेन अंडर सबसेक्शन 2 शैल बी मेड बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक्सेप्ट प्रीवियस विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की जो कंप्लेन पे कोर्ट कॉग्निजेंस ले रहा है, तो वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर कब कंप्लेन कर सकता है? विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन द केस ऑफ अ पर्सन हु इज और हैज बीन गवर्नर ऑफ द स्टेट और मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसके परमिशन के साथ कंप्लेन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट की। अगर वो जो पर्सन है, अगर वो गवर्नर है या स्टेट या मिनिस्टर है गवर्नमेंट ऑफ स्टेट का, उसके अगेंस्ट में अगर डिफॉर्मेटरी स्टेटमेंट पास होता है तो स्टेट गवर्नमेंट की सैंक्शन के साथ पब्लिक प्रोसिक्यूटर कंप्लेन करेगा, तभी जाकर कोर्ट कॉग्निजेंस लेगा, अदरवाइज नॉट। ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन द केस ऑफ एनी अदर पब्लिक सर्वेंट एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द स्टेट। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसकी सैंक्शन जरूरी है? स्टेट गवर्नमेंट की सैंक्शन जरूरी है। अगर ऐसा पर्सन के अगेंस्ट में डिफॉर्मेटरी स्टेटमेंट पास करता है कोई पर्सन कि जो कि अफेयर्स ऑफ द स्टेट से रिलेटेड जॉब करता है, तो उस सिचुएशन में स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और वो कंप्लेन करेगा जब जाकर कोर्ट कॉग्निजेंस लेगा, अदरवाइज नॉट। ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन एनी अदर केस, दूसरे केस में सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर कोई इंप्लॉई है जिसके अगेंस्ट में डिफॉर्मेटरी स्टेटमेंट पास हुआ, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर सेंट्रल गवर्नमेंट की सैंक्शन लेगा पहले और फिर कंप्लेन करेगा, तभी जाके सेशन कोर्ट कॉग्निजेंस लेगा, अदरवाइज नॉट। नो कोर्ट ऑफ सेशन शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अंडर सबसेक्शन 2 अनलेस द कंप्लेंट इज मेड विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑन विच द ऑफेंस इज अलेज्ड टू हैव बीन कमिटेड। तो सबसेक्शन 2 में सेशन कोर्ट कॉग्निजेंस कब लेगा? कि अगर वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफेंस होने के 6 महीने के अंदर कंप्लेन करता है, तभी कोर्ट कॉग्निजेंस लेगा। एक बार 6 महीने कंप्लीट हो गए उसके बाद सेशन कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है। Subsection 6. Nothing in this section shall affect the right of the person against whom the offence is alleged to have been committed to make a complaint in respect of that offence before a magistrate having jurisdiction or the power of such magistrate to take cognizance of the offence upon such complaint. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जिस पर्सन के अगेंस्ट में डिफॉर्मेटरी स्टेटमेंट पास हुआ उसके बिहाफ से पब्लिक प्रोसिक्यूटर कंप्लेंट फाइल कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो जो पर्सन, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अफेयर्स ऑफ स्टेट में काम कर रहा हूं तो सेक्शन 199 क्या कह रहा है कि मेरे तरफ से पब्लिक प्रोसिक्यूटर कंप्लेंट फाइल करेगा अगर मेरे अगेंस्ट में कोई डिफॉर्मेटरी स्टेटमेंट पास होता है। लेकिन सबसेक्शन 6 ये कह रहा है कि अगर मैं चाहता हूं, मैं पब्लिक सर्वेंट हूं, मैं अफेयर्स ऑफ द स्टेट में काम कर रहा हूं, लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मैं खुद कंप्लेन करूं तो मैं खुद कंप्लेन कर सकता हूं, मेरा ये राइट छीना नहीं गया है। यहां पर प्रोबेबल क्वेश्चन है, कोर्ट में टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस ऑफ डिफॉर्मेशन अंडर सेक्शन 199 ऑफ सीआरपीसी ऑन कंप्लेन बाय एग्रीव्ड पार्टी, कंप्लेन बाय एनी पर्सन, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो अगर हम यहां देखें तो कंप्लेन बाय एग्रीव्ड पार्टी है, तो जो एग्रीव्ड पार्टी है वो जो कंप्लेन करेगी तभी कोर्ट कॉग्निजेंस लेगा, अदरवाइज
Not. Probable question है, prosecution for defamation can be made by any person on behalf of aggrieved party with the leave of the court if aggrieved party is idiot, aggrieved party is under 18 years of age, aggrieved party is unable to make a complaint due to any physical or mental disability. All of the above is the correct answer. तो यहाँ पर तीनों grounds है, all of the above is the correct answer. So this is the particular section which we have discussed, second part we have discussed. I hope you understand this topic. If you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button and share this video with your friends. Thank you very much.